हम लगातार अलग अलग जगहों की शहर की सरकार को लेकर हम बता रहे हैं कि कहां पे क्या कुछ तस्वीरें हैं। अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि पूरे चुनाव में सरकार की भी भूमिका पर सवाल उठे, चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठे, तमाम पार्टियों के ऊपर भी सवाल उठे। तमाम पार्टियों ने खूब जद्दोजहद की, तमाम कोशिशें हुई और काफ़ी लंबे समय के बाद जब झारखंड में नगर निकाय चुनाव हुआ तो लोगों को शांति भी मिली कि चलिए एक लोकल सरकार यानी स्थानीय सरकार की अब वोटिंग हो रहा है और अब मतगणना की बारी है। हमारे साथ चार खास मेहमान हैं, परिचय करवा देते हैं। शोभा यादव जी हैं बीजेपी से, अख्तर अली साहब हैं कांग्रेस से, धर्मेंद्र तिवारी जी जेडीयू से हैं और स्वामी दिव्यज्ञान जी हैं विश्लेषक और पत्रकार भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले स्वामी जी हम आप ही के पास जाएंगे और उसके बाद शुरुआत करेंगे एक रिएक्शन लेके। पूरे चुनाव में माना जाता है लोकसभा है तो ये राष्ट्रीय स्तर का चुनाव हो, विधानसभा होता है तो राज्य स्तर का चुनाव होता है जहाँ पे हम अपने मुख्यमंत्री को चुनते हैं, अपने विधायकों को चुनते हैं। और ये वाला चुनाव जो होता है ये बहुत निचले स्तर का चुनाव होता है, जहाँ से आप अपने नेताओं से जुड़े होते हैं, आप अपने जनप्रतिनिधियों से जुड़े होते हैं। जो रोज़मर्रा की समस्या है, चाहे वो पानी को लेकर हो, नाली को लेकर हो, साफ सफाई को लेकर है, अगर उस चीज़ को कोई ठीक करता है तो यही शहर की सरकार है, लोकल सरकार है। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये चुनाव, और सरकार के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये जो शहर की सरकार अब बनने जा रही है। देखिए, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है इन सब चीज़ों का, पिछले लगभग 35 साल से इन सब चीज़ों को मैं विशेष देखता हूँ। और आपने मेरे फेसबुक पर देखा होगा कि वार्ड वाइज मैंने विश्लेषण किया है लगभग 15 नगर निकायों का। तो यहाँ पे जो समस्या आ रही है जी कि पहले जो पार्टियां थीं वो इस पर स्पेसिफिकली ध्यान नहीं देती थी। हाँ। अब ध्यान देने लग गई है। लेकिन जैसे अभी आप बुंडू क्षेत्र पर विश्लेषण कर रहे थे और यहाँ पर जो जीते हैं वो जेएमएम के कैंडिडेट जीते हैं, लगभग कैंडिडेट। हाँ, जो समर्थित कैंडिडेट हाँ। हैं। देखिए, जो वहाँ पे जो इलाके हैं, पुराना बाजार टोली, आदर्श नगर, साहित्य मार्ग, मुंडा टोली, महावीर मंदिर, ब्राह्मण टोला, महादेव टोला, हाथीरामपुर और तमार का रोड क्षेत्र जो टाटा मेन रोड पर आया है। यहाँ पे देखा जाए तो जनता दल यूनाइटेड को ये सीट मिली थी विधानसभा में। यहाँ के जो उनके प्रत्याशी थे, जेएमएम के प्रत्याशी और वहाँ के जो विधायक हैं विकास सिंह मुंडा, हाँ, इनके हमने देखा कि विशेष करके महावीर मंदिर मार्ग, ब्राह्मण टोला, महादेवपुरा और हाथीरामपुर टोला, इस पर स्पेसिफिक कैंपिंग थी उनकी, विकास सिंह मुंडा की और जेएमएम कार्यकर्ता की थी। इसका असर भी दिखा, जिसका असर भी आपने देखा। लेकिन ये भाजपा और जनता दल यूनाइटेड को जवाब देना पड़ेगा कि जब वहां गोपाल कृष्ण पाटर, जिसको राजा पीटर कहते हैं, जिन्होंने हाँ। एक समय मैंने बहुत नाम कमाया था वहां पर इलाके में, विधायक तो चुनाव भी लड़े थे विधानसभा का। हाँ, इस बार चुनाव भी लड़े थे कि वो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता, और जैसे शत्रुघ्न महतो हुए, प्रदीप महतो हुए, जो भाजपा के ऐसे कार्यकर्ता क्यों नहीं दिखे उस क्षेत्र में? ये प्रश्न इन लोगों से करना चाहिए। चलो ठीक है धर्मेंद्र जी, एक चीज़ हम आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत टेक्निकल चीज़ों को और बहुत डीपली ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे हैं स्वामी जी, और मुझे लगता है कि जब इस पूरे चुनाव में ग्राउंड रिपोर्ट में बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है, क्योंकि बहुत कहते हैं ना कि आप प्रधानमंत्री की आलोचना कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं, आप निचले स्तर के नेताओं की आलोचना करिएगा तो बड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि वो आपके घर पर सुबह आ जाएंगे बोलने कि भाई आपने क्यों मेरी आलोचना की, क्यों सोशल मीडिया पर लिख दिया। लेकिन एक चीज़ बताइए, इस बार जो चुनाव का परसेंटेज हमने देखा बहुत कम रहा, खासतौर से राजधानी रांची में। एक दलीय चुनाव होना और एक गैर दलीय चुनाव होना, लोगों की सहभागिता कम हो जाती है क्या? अगर पार्टी आधारित हो तो भागीदारी ज़्यादा होता है, पार्टी आधारित ना हो तो कम हो जाता है। इसका असर इस बार चुनाव में दिखा धर्मेंद्र जी? ऐसा है कि जो भी जिनको भी आपने समर्थन दिया, इस दल ने भी जिनको समर्थन दिया, उसके पीछे तो लोग लग ही जाते, क्योंकि पार्टी का नाम जुड़ जाता है।
हाँ। पार्टी की अपनी प्रतिष्ठा होती है तो सारे कार्यकर्ता उसमें लगते हैं। अब जहाँ तक बात है जो स्वामी जी कह रहे थे, बुंडू की बात कर रहे थे, तो बुंडू की स्वामी जी बात कर रहे थे, तो वहाँ क्या है कि उत्साह में बीजेपी अपने कैंडिडेट को सपोर्ट कर रही है, हम उसके सहयोगी हैं, तो हमारे समर्थन को वो यदि चाहेंगे तो ही ले सकते थे। हम लोग अपने स्तर से कार्य कर रहे थे, उन्होंने उस स्टेज में हमको बुलाया नहीं या हमको साथ नहीं लिया। जहां भी हमारे जो कार्यकर्ता झारखंड में कार्य किए हैं जेडीयू के, सभी अपने स्तर से ही कार्य किए। ठीक है। तो ये जो संभावनाएं हैं कि भाई हमें पार्टी के समर्थित कैंडिडेट हैं उनको हमने सपोर्ट नहीं किया, तो मैं समझता हूं कि सबके साथ जो है मिल करके ही हम किसी रण को जीत सकते हैं, और वो हम लोगों ने देखा और हम लोग महसूस भी कर रहे हैं। मेरा इनसे प्रश्न है और शोभा जी से भी प्रश्न रहेगा कि कौन कौन से कार्यकर्ता या राजा पीटर क्यों नजर नहीं आए इस निकाय चुनाव में? तो राजा पीटर के बारे में तो तिवारी जी बता सकते हैं। देखिए, राजा पीटर के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि हम लोगों को ने सारे राज्य में निर्देशित किया था। अब मैं यही कहूँगा, राजा पीटर के बिहाफ में अब उनको बोला गया है कि नहीं बोला गया है बीजेपी के द्वारा, उनके लोगों ने उनको साथ लिया कि नहीं लिया, ये जानकारी हमें अभी। चलिए ठीक है, शोभा जी जवाब दे दें। शोभा जी, देखिए स्थितियां तो बिगड़ी है। अब जैसा कि बुंडू का ही बता रहे हैं, और भी अलग अलग क्षेत्र में अगर आप हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए, वहाँ तो करारी हार हुई। अब अगर लोकल सरकार में भी जब स्थानीय सरकार चुनी जा रही है, अगर इसमें भी बहुत व्यापक लोगों की सहभागिता होती है, अगर वहाँ पे भी बीजेपी कमज़ोर होती है, तो आप लोगों के लिए तो नए सिरे से काम करना होगा ना। देखिए, ऐसी बातें नहीं है। कहीं भी बहुत जगह में आप चुनाव लड़ते हैं तो कहीं जीत होता है, कहीं हार होता है। जहाँ तक इन्होंने कहा कि वहाँ स्थानीय लेवल पे वहाँ पे प्रचार क्यों नहीं कर रहे थे जदयू का, तो मुझे आपको भी बता दें कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो हर लोगों को लेके, हर जाति, हर समाज को लेके, और हर पार्टी के जो अपने जो उनके साथ रहते हैं उनको लेके चलने वाली पार्टी है, और सब लोगों को काम में लगाया जाता है, चाहे बड़े नेता हों या छोटे नेता हों। तो ये आप कह सकते हैं कि जनता का जनादेश जो है वो सर्वोपरि है, और वो उनके दिमाग में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये तो कोई नहीं बता सकता है। तो हम लोग तो हर दिन, हर रात, हम लोग हर दिन काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हमेशा सड़कों पे ही रहते हैं और लोगों की समस्याओं के लिए काम करते हैं, उनके मतलब उनकी आवाज़ बनते हैं। तो जीत हार तो ये लोकतंत्र है, ये कह सकते हैं कि सब सीट जीत जाएं, ये भी जरूरी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि हम लोग कमज़ोर हैं। भाजपा का एक एक इकाई जो है संगठन में आप देखेंगे तो बहुत बूथ स्तर के जो रहता है वहाँ पे जो कार्यकर्ता, वो भी मजबूती से डटे रहते हैं और काम करते रहते हैं। लेकिन जनता की जनादेश सर्वोपरि है, उसके लिए अगर कहीं बड़ा सवाल ये है शोभा जी, क्योंकि हमने पूरे चुनाव में देखा आपके कई केंद्रीय मंत्री यहाँ पे प्रचार करते नजर आए। अरुण सिंह को हमने देखा, हमने गिरिराज सिंह को रोड शो करते देखा, हमने ऋतुराज सिन्हा को रोड शो करते देखा, संजय सेठ को हमने गली गली में पर्चा बांटते देखा। मैडम, तो अगर इतने बड़े बड़े लीडर अगर संसद में कार्यवाही चल रही हो और उस चीज़ को छोड़कर अगर कैंपेनिंग करते हो और फिर भी स्थितियां खराब होती है, तो पार्टी को तो पुनर्विचार करना पड़ेगा ना, संगठन को नए सिरे से खड़ा करना पड़ेगा। देखिए, बुंडू में क्या क्या कार्यक्रम हुआ, हम लोग स्पेसिफिकली बुंडू को लेके चर्चा कर रहे हैं। तो स्पेसिफिकली बुंडू में क्या क्या कार्यक्रम भाजपा या जनता दल यूनाइटेड ने किया और उसके बाद भी वो क्यों हारी वहां पर, ये एक चुनाव का विश्लेषण होना चाहिए ना। शोभा जी, देखिए, भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी और झारखंड में बहुत सारे सीटों में चुनाव सब लड़ रहे हैं, सभी पार्टी के जो समर्थित उम्मीदवार हैं। तो आप एक क्षेत्र को लेकर अगर पकड़िएगा तो उसमें भी आपको डिटेल जाना पड़ेगा कि वहाँ क्या कार्यक्रम हुए, क्या कार्यक्रम नहीं हुए। तो स्वामी जी ही बताएंगे, क्योंकि हम लोगों को तो सामान्य रूप से पूरे झारखंड में हर जगह जो जितना भी आपने अभी कहा कि हमारे जो केंद्रीय मंत्री भी पर्चा बांट रहे थे, तो हमारे लिए, हम भाजपा पार्टी में केंद्रीय मंत्री हो या आम कार्यकर्ता हो, सभी लोग। शोभा जी 1 मिनट रोक रहे हैं आपको। रांची से एक बड़ी खबर आ रही है, पहले हम अपने दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि लगातार हम सुबह से बता रहे हैं मेयर पद के लिए
खुले बैलेट में करीब 6000 वोट रिजेक्ट हुए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। लगातार नक्षत्र न्यूज अंदेशा भी जता रहा था गलत तरीके से पर्ची भरने के कारण वोट रद्द हुए हैं। ये भी बड़ी जानकारी आपको बता देते हैं। 6000 वोट अपने आप में बड़ा फिगर है, बड़ा नंबर से मेयर पद के लिए जो बैलेट खुले हैं उसमें करीब 6000 वोट रिजेक्ट किए गए। और ये लगातार अंदेशा था कि गलत तरीके से पर्ची जो फोल्ड हो या फिर स्याही का दूसरे तरफ लग जाना हो। जिस दिन ये मतदान की प्रक्रिया चल रही थी, हम लोगों ने कई लोगों से बातचीत की, वो ये भी बता रहे थे कि स्याही सूख नहीं रहा, जिसके वजह से दूसरे तरफ भी हो सकता है। हालांकि निर्वाचन आयोग स्पष्ट बता पाएगा कि किस वजह से हुई, कौन कौन से कारण है, लेकिन 6000 अगर नंबर्स रिजेक्ट होते हैं तो बड़ा सवाल भी उठेगा बैलेट को लेकर। और हमारे सहयोगी तनय जुड़े हुए हैं। तनय, चुनाव आयोग की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई इस पर? देखिए, जिन सूत्रों से पता चला हमें या जो प्रत्याशियों से बातचीत की हमने, करीब 6000 वोट जो है रिजेक्ट किए गए हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि पर्ची में कई लोगों को सही निर्देश नहीं मिले या कुछ लोग इन चीज़ों को समझ नहीं पाए कि कैसे बैलेट पेपर को भरना है या किस प्रकार से उस पर चिन्ह लगाना है। इसका सीधा हम साक्ष्य बताते हैं। जो बूथ पर बैठे थे, जो लोग बैठे हैं, जो पोलिंग एजेंट बैठे हैं, वो लोग हम बात करेंगे किस प्रकार से ये चीज़ें। आप मेयर प्रत्याशी के लिए बैठे हुए हैं, अब जब बैलेट पेपर खुल रहा है, कितने आप यहाँ बैठे थे, कितने वोट? हम लगभग 10% जो वोट है, जैसे 400 किसी में वोटिंग हुआ है उसमें 47 वोट रिजेक्ट हुआ है, 300 जिसमें 520 वोटिंग हुआ है उसमें 56 वोट रिजेक्ट हुआ है, तो मोर और लेस लगभग 10% वोट रिजेक्ट हुआ है। जो खोल रहे हैं वहाँ हम देख रहे हैं कि कोई, जैसे कि हम जो देख रहे हैं कि वो मोहर ना मार के अंगूठा लगाए हैं, हालांकि अपना कैंडिडेट के ही ये निशान पे अंगूठा लगाए हैं, उसको भी रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। ये गलत है, क्योंकि हमको लगता है कि जैसे वो वोटिंग रूम में गए होंगे, वो पैड खुलने के, जो कम पढ़ा लिखा आदमी है, जैसे ही आप पैड खुला देखा तो चिन्ह लगाया, मतलब पैड का मतलब अंगूठा लगा के उसको में निशान मारना है, तो वही हुआ होगा, इसलिए ज़्यादा रिजेक्शन है। लगभग 10% वोट जो है रिजेक्ट। तो जो अंदर पदाधिकारी बैठे हैं या जो काउंट कर रहे हैं, हमने बात किया कि देखिए एक ही चिन्ह पे अंगूठा लगा हुआ है, तो मोहर के बजाय उन्होंने अंगूठा लगाया है। मत तो उन्होंने अंगूठा से या मोहर से अपना मत सही दिया है, इसमें कोई तो गड़बड़ी नहीं है, लेकिन उन्होंने लेके गए, जो ऑफिसर बैठे हुए हैं उनसे बात किए तो बोले कि नहीं, मोहर मारना था, अंगूठा लगा हुआ है, इसलिए रिजेक्ट होगा। ये हमारे अनुसार से गलत हो रही है। सभी बूथ पर यह स्थिति है जिसमें हम बैठे हैं, वो यही स्थिति। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये प्रमाण बताता है कि कैसे अभाव है लोगों को जानकारी का, और जिस प्रकार से हमें सूत्रों से पता चला है कि करीब 6000 से 6800 वोट रिजेक्ट कर दिए गए हैं। इतना बड़ा मार्जिन में जब वोट रिजेक्ट हुआ है तो जरूर ये जीत और हार का अंतर भी फैसला कर सकता है। जी चलिए, ठीक है तनय, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया। आपका नजर बनाए रखिए और हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट हैं, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। एक देखिए, अख्तर अली साहब, आपसे एक रिएक्शन ले लेते हैं। देखिए, बैलेट का नुकसान आप लोग देख रहे हैं, आप लगातार, आपकी जो पार्टी है वो पूरे संसद से सड़क तक हंगामा करती है, भाई बैलेट पेपर से होना चाहिए। देख लीजिए, रांची में ये स्थिति, 6000 रिजेक्ट हुए हैं, अभी तो शुरू हुआ है गिनती। सोच लीजिए कल तक अगर गिनती हुआ तो ये नंबर्स कितना बड़ा हो सकता है। और जो लोग प्रयोग कर रहे थे, घंटों लाइन में खड़े हुए, धूप में खड़े हुए, भूखे प्यासे सबसे पहले मताधिकार का प्रयोग किया, उनके तो मताधिकार का कोई मतलब नहीं रह गया। और ये नंबर्स 6000 कम नहीं होते सर। देखिए, जागरूकता फैलानी होगी और बैलेट में वापस आना होगा। बड़े बड़े देश जो हमसे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, शुरुआत उन्होंने भी ईवीएम पे आए और वापस फिर गए। लोकतंत्र की मजबूती के लिए, विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए बैलेट पेपर पर वापस आए। हमें भी वापस आना होगा और लोगों को समझाना होगा कि बैलेट पेपर में आपको वोट कैसे करना है। और बैलेट पेपर ही एक ऐसा है जिस पे सभी लोगों को विश्वास है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। लेकिन पक्ष आज चाहता है कि ईवीएम पे ही वोटिंग हो। तर्क दिया जाता है कि एआई के ज़माने में, तो एआई के ज़माने में हम घर बैठे ही अब वोटिंग शुरू करवा देंगे। टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रही है, हमको पीछे आना होगा वोटों में। और लोकतंत्र की मजबूती और खूबसूरती इसी में है कि अपना वोट का पता चले कि हमने किसे दिया है, और बंद लिफाफा हमने बंद किया है और वोट मैंने जिसे दिया उसे देख रहा हूँ और उसे बैलेट बॉक्स में डाल रहा हूँ। कोई भी चिप दुनिया का, अब तो एलन मस्क का भी आपने सुन लिया, उसका भी प्रतिक्रिया आ गया है कि चिप का
दुरुपयोग किया जा सकता है, मैनिपुलेट हो सकता है, तो इस पे बहस ही नहीं करना चाहिए। जो देश हमसे कई एक गुना आगे हैं, वो लोग जर्मनी हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, वो वापस जब बैलेट पेपर पे आ गए, ठीक है, तो हमें इस पे आवाज़ नहीं उठानी चाहिए और इस पे सवाल नहीं खड़ी करनी चाहिए। हमें फिर से बैलेट पेपर पे ही आना चाहिए और बैलेट पेपर पे लोगों को जागरूकता करना चाहिए। अब जैसे कहा जा रहा था कि वोटिंग परसेंटेज अगर ईवीएम पे होता तो ज़्यादा होता, ये कैसे होता? आप वोट देने के लिए आए हैं, अगर 5 बजे से पहले लाइन पे लगे हुए हैं, तो ईवीएम में भी हमने देखा है कि 8 बजे 9 बजे रात तक वोटिंग हुई है। जो लोग लाइन पे लगे हुए हैं उनको वोट देने दिया जाता है। तो ऐसे तो स्थिति नहीं था कि वोट लोग लाइन में 5 बज गया तो जो हटा दिया गया, उनको लाइन में थे ही नहीं। उसके बाद भी अगर 43% वोटिंग हुई तो बहुत अच्छा वोटिंग था। चलिए ठीक है। स्वामी जी, एक और महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसा कि अभी हमने अपने सहयोगी तनय से बातचीत की, वो जो बता रहे थे कि भाई 6000 जो है नंबर्स बड़े होते हैं और अगर ये रिजेक्ट हो रहा है तो किसी के हार जीत का तो बहुत महत्वपूर्ण कारण हो जाएगा। और जो हमारे सहयोगी बातचीत कर रहे थे जिनसे, वो भी बता रहे थे कि भाई वोट तो दिया गया लेकिन वो अंगूठा से दे दिया, जबकि एक ही उम्मीदवार को दिया गया। इस तरीके से अगर इस तरह की गलतियां होती है तो चुनाव आयोग को भी सोचना होगा कि भाई वोट तो दिया ही है और अगर 2 जगह पे हो तब तो चलिए ठीक है, उसको फर्जी मान लिया जाए, गलत मान लिया जाए। देखिए, वो सही कहनाम है, लेकिन जब देश के का लगभग विपक्ष इस चीज की मांग करता है तो आप उस चीज को कैसे इनकार कर सकते हैं? बिल्कुल, इस पर आपको अवेयरनेस लाना जरूरी है। लेकिन हाँ, ईवीएम का वोटिंग जो है, अगर उसके नेगेटिव साइड्स को जो इन लोग ईवीएम हैकिंग की बात कर रहे हैं और अभी तक प्रूफ नहीं कर पाए हैं, तो अगर उस चीज को लेके चला जाए तो उसमें जैसे जो एक वोट डालते हैं उसमें लगभग आने जाने का उतना ही जगह लगता है। बिल्कुल, लगभग 4.5 सेकंड का 4.35 सेकंड का समय अधिक लगता है। चलिए ठीक है स्वामी जी, जो आप कह रहे हैं उस पर हम और भी बातचीत करेंगे और इस चर्चा को भी जारी रखेंगे। धर्मेंद्र जी जुड़े और शहर की सरकार में हम चर्चा कर रहे हैं, लगातार अलग अलग जगहों के बारे में भी बता रहे हैं कहाँ क्या स्थितियाँ रही, किस पार्टी के समर्थित उम्मीदवारों की जीत हुई और कहाँ पे पार्टियां कमजोर हो गई, कौन सी रणनीतियाँ रही जो कमजोर रही और किस पार्टी को अब इस चुनाव के बाद काम करने की जरूरत है। हमारे साथ 4 पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, एक खास मेहमान और जुड़ रहे हैं, अजय जी और सीपीआई से, उनका भी स्वागत सबसे पहले इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए, समय देने के लिए। और शोभा जी, हम आप ही के पास जाएंगे। देखिए, तमाम चीज़ों को दिखा रहे हैं लेकिन एक ये भी तो बड़ा सवाल है ना बैलेट के जरिए, क्योंकि देखिए अख्तर अली साहब से भी हमने ये समझने की कोशिश की और स्वामी जी से भी, बैलेट में इतने नंबर्स को अनवैलिड हो जाना, ये तो चुनाव प्रक्रिया में भी चीज़ों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि जो व्यक्ति घंटों घंटों गया, खड़ा हुआ वोट देने के लिए, उनके अधिकार पे भी एक कह सकते हैं पलीता लगा देना। देखिए, सबसे पहले तो बैलेट पेपर से जो झारखंड सरकार करवा रही है वोट, इसके पहले जागरूकता लाना चाहिए कि लोगों की आदत पड़ चुकी है लगभग वर्षों से ईवीएम से वोट देने के लिए। तो उन अभी 6000 आप वोट के जो आपने कहा कि उसको रद्द कर दिया गया, तो ये भी कह सकते हैं कि यहाँ के 6000 जो जनता जो सुबह नाश्ता पानी भी नहीं करती और धूप में लाइन लगा के खड़ी है, तो उनके वोटों को अपमानित करना हुआ। एक तरह से ये झारखंड सरकार जो हेमंत सरकार है, ये पता नहीं किस जिद में, किस इसमें बैलेट पेपर पे चुनाव करवाने के, इसके पहले वो तैयारी करते हैं। एक तो वर्षों मतलब 2-3 साल इन्होंने बाधित रखा, या नगर निगम का चुनाव नहीं होने दिया, जिसके कारण मोहल्ले की सरकार, जो आम जनता जिससे जुड़े हुए हैं, जिसका सड़क नाली और बिजली की समस्याओं से आप जूझते रहे, और इन्होंने चुनाव नहीं, जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जब इसके बीच में आई तब जाके ये चुनाव करवाते हैं। उसके बाद इनका जिद है कि बैलेट पेपर से करवाना। तो एक तरह से इनकी मनसा ही साफ नहीं है। यहाँ की जनता की जो सुख सुविधा या फिर उनका जो मौलिक अधिकार है उसके बारे में इनको मतलब ही नहीं। इनको तो राजनीति का अखाड़ा बनाना है, और मोहल्ले की सरकार जिसको हम लोग कहते हैं, उसको भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जनता देख रही है, और 6000 वोट रद्द करना, ये तो मुझे लगता है सारा गलत चीज है। अगर किसी चिन्ह पे उन्होंने वोट दिया, चाहे अंगूठा से दे चाहे इससे दे, किसी एक चिन्ह
पे दिया तो उनका वोट रद्द नहीं होना चाहिए। और वो 6000 वोट हमारा भाजपा का समर्थित उम्मीदवार का नहीं होगा, बहुत सारे लोगों का होगा। तो ये गलत है और इसका जितना भी निंदा की जाए मुझे लगता है कम है, क्योंकि वो आप समझ सकते हैं 6000 आदमी धूप में चिलचिलाती धूप बहुत में बड़ा नंबर भूखे प्यासे लोग खड़े हैं और अपने बहुत उत्साहित होकर मत देने आए सारे काम छोड़ के। तो इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ की झारखंड सरकार को लेनी चाहिए जिम्मेवारी कि उन्होंने जबरदस्ती जिद करके जो बैलेट पेपर के चुनाव करवाया, तो उनको फिर ये पहले जागरूकता करनी चाहिए, पब्लिक को, जनता को, आम को बताना चाहिए। आप लंबा लंबा आप दे रहे हैं, उसमें बहुत सारे जो बहुत बहन और भाई जो पढ़े लिखे नहीं है उनको समझ में नहीं आया तो अपना चिन्ह में तो डाल रहे हैं। तो ये गलत चीज है और इसको हम लोग गलत मानते हैं। चलिए ठीक है अजय जी, आप समझ रहे हैं ये बेहद महत्वपूर्ण और गंभीर विषय हो जाता है, क्योंकि हम लोग तो चर्चा कर रहे हैं कि भाई इस बार चुनाव हुआ, नगर का देर से हुआ, लेकिन चलिए तमाम चीज़ें ठीक रही। मतदान के दिन भी हमने कहीं कहीं पे छिटपुट हिंसक घटनाएं भी देखी, लेकिन अब इतने बड़े नंबर्स हो जाना, आप लोगों का जो हमेशा पक्ष होता है ईवीएम हटाओ बैलेट लाओ, अब ये पक्ष कमज़ोर कर देगा आने वाले समय में। देखिए सुमन जी, बहुत ही गंभीर मसले पर चर्चा आपने छेड़ दी है। चूंकि चुनाव संपन्न हो चुके हैं, हाँ, तो चुनावी प्रक्रिया पर अब हम कोई बात नहीं करें, लेकिन जो बैलेट पेपर की बात है और ये नंबर अगर कल तक और बढ़ा 12-15-20 हुआ नहीं बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं कि बढ़ेगा। हाँ ये नहीं हाँ, ये रद्द करने वाला और बढ़ेगा नंबर। सही नहीं है इनका। हाँ, आप एक मिनट पहले सुन लीजिए शोभा जी, मैं कह रहा हूँ रद्द इसलिए होगा क्योंकि हमने कहा कि हम एक सिंबल पर जब देते हैं तो ऑलरेडी आपको बनाया हुआ है कि इससे स्टैम्प पे देना, एक नाम पे देना, फोल्ड करने के लिए बताया जाता है, प्रोजाइडिंग ऑफिसर वहाँ बताते हैं। लेकिन अगर वो डबल होता है या हैंड से दिया जाता है तो ये तो जागरूकता जो अभी राजनीतिक पार्टी की बात कर रहे थे हम लोग कि इसका राजनीतिक पार्टी क्या करती है बाहर। आप सपोर्ट कर रहे हो, नगर की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, दलीय आधार पे चुनाव नहीं हो रहा है, दलीय आधार पे चुनाव भी नहीं हो रहा है। और दलीय आधार पर जब चुनाव नहीं हो रहा था पूरा फोकस आपने कर दिया कि हमारे कैंडिडेट, हमारे वोट। अरे मेरा साफ कहना कि शहर की सरकार बनाने के लिए अगर दलीय आधार पर चुनाव होता तो ये आपका इल्जाम वाजिब था कि किसका वोट था किसका नहीं था। लेकिन ये सवाल प्रक्रिया पर खड़ा होती है। मैं ये रद्द वोट आज नया नहीं है, आपने देखा होगा नोटा में भी जो बात आती थी। हाँ, नोटा में तो मेरे ख्याल से गुजरात 2017 में सरकार बनते बनते कांग्रेस की रह गई। नोटा जो नोटा है, में इतने वोट पड़े, नोटा इतने वोट पड़े, तो नोटा में वोट पड़ता। मुझे ये लगता है कि जो हम बात करते हैं ईवीएम की जब भी बात करते हैं, हमने कहा कि वीवीपैट की पर्ची दिखाने की जब बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन कहाँ पॉलिटिकल पार्टी को कहता है कि इस वोट पे इतना पड़ा, इस पार्टी को इतना, आप देख लीजिए बैलेट पे। अरे ये सोचने की बात है, ये गंभीर मसला नहीं बनाने की चाहिए। मैं ये बात कर रहा हूं कि चुनाव हो गई, आपकी सरकार आएगी तो आप बैलेट से या ईवीएम से जिससे कराना कराइएगा ये। लेकिन अगर चुनाव की प्रक्रिया हो गई है और चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है, आपके लोग जीत रहे हैं, हार रहे हैं, जिसकी भी पार्टी का, ये जनता की, चूंकि क्या मैं राजनीतिक मुद्दा, इनका राजनीतिक गांव में किसने राजनीति बताया? आपने बताया पहला कदम कि आपने मेयर का चुनाव में बोला कि हमारे समर्थित उम्मीदवार, आप पूरा कैंपेनिंग कर रहे हैं भाजपा के लोग। अरे भैया जब जनता के बीच में, जब नॉन पॉलिटिकल पार्टी के बीच में चुनाव हो रहा है, कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, आपका सिंबल नहीं है, तो उसको आप कहिए कि हमारा जो भी है उसको आप अपने पर मत लीजिए, उसको कहिए कि हाँ, क्या कोई भी अगर गलत काम होगा तो क्या ये जिम्मेवारी लगेगी कि भाजपा के ने या कांग्रेस ने या सीपीआई ने कि ये हमारी गलती है, इसके कारण नगर का चुनाव नहीं हुआ? अच्छा ठीक है स्वामी जी, एक सवाल हम आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि आप लगभग 35-40 सालों से तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। क्या अगर दलीय आधार पे होते तो परिणाम कुछ और होते? जैसे कहते हैं ना, खूब आप ताकतवर लीडर हैं लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ जाइए तो हार जाइएगा। देखिए, परिणाम तो विपरीत हो सकते थे और ये भाजपा के लिए नुकसानदायी ज्यादा होता। ठीक है स्वामी जी, 1 मिनट आपको रोक रहे हैं। एक गुमला बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को पहले बता देते हैं, क्योंकि लगातार हम बता रहे हैं नगर निगम के विजयी वार्ड पार्षदों की घोषणा कर दी गई है। वो आपको सूची एक बार दर्शकों को बता देते हैं, फिर चर्चा पर जाएंगे। आपको बता दें वार्ड नंबर 1 से संगी यश जो है तिर्की, वो जीत गए हैं। ये आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। वार्ड 2 से अगर बात करें तो कृष्ण कुमार की जीत हो गई है, ये आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है। चुनाव आयोग की तरफ से उन्हें दे दिया गया है पत्र।
जीत वाला। वार्ड 3 से प्रवीण टोप्पो की जीत हुई है। ये बड़ी जानकारी गुमला से आपको बता दें, पाकुड़ की भी हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं और ये गुमला से है। वार्ड 4 से लखन राम जीते हैं। अगर बात करें इसके अलावा शहर की सरकार में तो वार्ड 5 से संगीता मंजर की जीत हुई है। ये गुमला के वो नाम है, वो वार्ड है जहां से जीत तय हो गई है। वार्ड 6 की बात करें तो मधु मेरिना लखड़ा की जीत हो चुकी है। ये भी बड़ी जानकारी आपको बता दें। फुसरो का भी हम ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। लेकिन गुमला की बात करें तो वार्ड 7 से अनिल यादव की जीत हुई है। ये बड़ी खबर। वार्ड 8 से जसवंत कौर की जीत हुई है। लगातार से जो नंबर्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं। अलग अलग ज़िलों में जो उम्मीदवार जीते हैं उनके नाम की घोषणा लगातार की जा रही। वार्ड 9 से गुमला से जिसान आलम की जीत हुई है। इसके अलावा वार्ड 10 से फैजान अंसारी की जीत हो चुकी है। उन्हें भी पत्र दे दिया गया है गुमला के जो पदाधिकारी हैं। वार्ड 11 से अगर बात करें तो जयराम इंद्रावार की जीत हुई है। लगभग 1 से 11 तक का ये नंबर्स। और इसके अलावा अगर बात करें तो वार्ड 12 से दिलीप भगत की जीत हुई है। गुमला के ये तमाम वार्ड पार्षद जो अब शहर की सरकार में अपनी भूमिका निभाएंगे। वार्ड 13 से रीता प्रभा खलको का नाम है जो अब जीत चुकी हैं। इसके अलावा अगर बात करें वार्ड 14 से तो मुसर्रत परवीन का नाम है जिन्हें अब कह सकते हैं वार्ड पार्षद नई बनी गए हैं। वार्ड 15 से उमा देवी का नाम। सुबह से लगातार गिनती हो रही थी और देर शाम तक अब धीरे धीरे तस्वीरें साफ हो रही है। वार्ड 16 से नेहा लकड़ा की जीत तय हो गई है, सुनिश्चित हो गई है अब तक के रुझान में। वार्ड 17 से अगर बात करें तो हेमलता देवी की जीत हो चुकी है। शहर की सरकार में, लोकल सरकार में अब इनके कंधों पर जिम्मेदारी होगी अपने क्षेत्र को विकास करने की, अग्रसर बनाने की। वार्ड 18 की बात करें तो विजेता मिंज का नाम सामने आया है। वार्ड 19 में नूतन रानी का नाम शामिल है। अब तक के रुझानों में जो अब तक तस्वीरें साफ हुई है। वार्ड 20 से अगर बात करें तो अभी प्रतीक्षा किया जा रहा है। अभी रिजल्ट यहाँ का जारी नहीं किया गया। चलिए अब इसके अलावा अगर बात करें तो वार्ड 22 से अशोक त्रिपाठी की जीत तय हो गई है। वार्ड 22 से अशोक त्रिपाठी का नाम। लगातार हम तस्वीरें बता रहे हैं, लगातार तस्वीरें दिखा भी रहे हैं कि कौन कौन से उम्मीदवारों की जीत तय हो गई और हम चर्चा भी कर रहे हैं। और इसके अलावा आदित्यपुर वार्ड 17 का भी हम आपको नाम बता देते हैं और आपको बता दें कि लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं। चलिए हम आपको नीतू शर्मा जो वार्ड पार्षद के रूप में जीती हैं उसका आपको बयान भी सुनवा देते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है इस पूरे मसले को लेकर। है कि वार्ड 17 हॉट सीट बना रहा। हेलीकॉप्टर से प्रत्याशी जो है वार्ड 17 में आए हैं, लेकिन जहाँ पांच प्रत्याशी मतलब कहें कि 5 पुरुष के बीच में एक महिला भारी है। हम इनसे जानते हैं नीतू शर्मा दूसरी बार जो है कि वार्ड 17 से विजयी हुई हैं। क्या इनका संकल्प है इस बार जो 5 को इन्होंने चुनौती दिया एक महिला होके? आप इसको पहले श्रेय किसका देते हैं? पूरा श्रेय मेरी जनता को है, मेरे सहयोगियों का है, मेरे दोस्तों का है, मेरे अभिभावक का है और ये कुल मिलाकर मैं कहूंगी कि मेरी जनता क्या है इसमें श्रेय पूरा जाता है, क्योंकि जनता के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। देखिए यहाँ जो लोग देख रहे हैं ये वार्ड 17 के ही सारे जनता है और इन्हीं की सहयोग से जीती है दोबारा। इस बार क्या संकल्प है आपका? जो बचा हुआ काम है मैं फिर से करना चाहती हूँ। बहुत सारा काम है मेरे माइंड में, लेकिन 2 ऐसे काम है जो मैं टाउन हॉल बनाना चाहती हूँ अपने वार्ड में और एक महिला पुस्तकालय बनाना चाहती हूँ, जो कि बहुत ही जरूरी है क्योंकि शादी विवाह के कारण लोग जमशेदपुर जाते हैं, बड़े बड़े होटल में जाके बुक करते हैं, तो ये कठिनाई है। एक जगह सुनिश्चित करके जनता के सहयोग से टाउन हॉल बनाना चाहती हूँ। जो बाकी एक का संकल्प है जो काम आप लोगों ने बार बार कहा है कि कोरोना के दौरान नहीं कर पाए, उसको कैसे पूरा होगा? कोरोना के दौरान जो काम नहीं हुआ है वो काम अब पूरा हो जाएगा जनता के सहयोग से। मैं फिर से कहूंगी कि जनता के सहयोग से सारा काम पूरा होगा। वो मेरे अभिभावक है, मेरे बंधु है, मेरे भाई बहन है, मेरी माता है, वो जैसे रास्ता दिखाएंगे मैं उनके दिशा निर्देश से चलूंगी और निश्चय ही वार्ड का काम सफल होगा। चलो बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। देखिए ये नीतू शर्मा जिन्होंने वार्ड 17 में
एक संकल्प और इतिहास रच दिया कि 5 पुरुषों के बीच एक महिला ने अपनी जीत हासिल की। नक्षत्र न्यूज़, चंद्रशेखर, सरायकेला। देखिए अब दुमका की बात कर लेते हैं। दुमका के बासुकीनाथ नगर पंचायत के कुल 12 वार्ड और अध्यक्ष पद के लिए परिणाम घोषित कर दिए गए। सभी 12 वार्ड पार्षद को अनुमंडल पदाधिकारी आर कौशल कुमार ने जीत का प्रमाण पत्र दिया। बासुकीनाथ नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर वीणा देवी विजेता घोषित हुई। वीणा देवी ने अपनी जीत का श्रेय जनता और अपने पति निरंजन मंडल को दिया है। खुद बोल रही है, पहले तो मैं इस श्रेय को आम लोगों को दे रहे हैं, जनता को दे रहे हैं, उसके दूसरा श्रेय का पारी आता है तो मेरे ऊपर आता है, तो शायद जनता ने हमको तो भरोसा जताया है। तो आज सर जो श्रेय ये दे रही है और जो ये जीत है वो आम लोगों की जीत है, हमारे नगर पंचायत बासुकीनाथ के जनताओं की जीत है। सबसे तो पहले मैं जनता को धन्यवाद करना चाहती हूँ, मेरे ऊपर भरोसा किया, भरोसा करके हमको जिताया। उसके बाद दूसरे मैं अपना पति को देना चाहते हैं श्रेय इसका, और काम करेंगे। जनता हम पर जब विश्वास किया, जनता का विश्वास कभी टूटने नहीं देंगे। देखिए गिरिडीह के धनबाद नगर पंचायत अध्यक्ष पद का परिणाम घोषित हो गया है। माले नेता विनय संथालिया ने 3100 वोट हासिल कर रोबिन साहू को पराजित किया है, जिससे बीजेपी को बड़ा झटका लगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं वो भी। इसके अलावा डीसी रामनिवास यादव और पर्यवेक्षक सुनील प्रजापति ने उन्हें प्रमाण पत्र सौंपा। विनय ने इसे लूट के खिलाफ जनता की जीत बताते हुए योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने की बात कही है। और तमाम लोग जानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष से लेकर तमाम लोग हमारे लिए खड़े थे हमारे खिलाफ, क्योंकि वो परिवार की लड़ाई, जनता की लड़ाई और जनता के मुद्दों पर लूट की लड़ाई थी, और जनता ने जवाब दिया कि जनता के विकास की लूट करने वाले तमाम लोगों के खिलाफ जनता के संघर्ष की आवाज़ को बुलंद किए हैं। चलिए, तो अलग अलग जगहों के हमने तस्वीरें और उम्मीदवारों और जो जीत कर आए हैं उनका नाम बता दिया। स्वामी जी, आप अपनी बातों को कंटिन्यू कीजिए जो आप कह रहे थे। आप प्रश्न पुनः पूछ दीजिए। पुनः यही है कि तो एक तो अजय जी को बधाई क्योंकि उनके उम्मीदवार जीत गए हैं, और दूसरा ये सवाल मेरा था कि दलीय और गैर दलीय में क्या चुनाव परिणाम में इफेक्ट पड़ते हैं और वोट परसेंटेज में इफेक्ट पड़ते हैं? क्या प्रभाव अलग अलग समीकरण बन जाता है? देखिए, अगर दलीय आधार पर चुनाव होते तो भाजपा कांग्रेस और झामुमो के बीच में भाजपा आजसू और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को लेकर के लड़ाई होती। तो महागठबंधन का वोट प्रतिशत अभी भी जो मेयर में जहां जहां ये लोग जीत रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज, इनके वोट परसेंटेज को मिलाइएगा तो भाजपा और आजसू से ज्यादा बेनिफिटेड होता। तो महागठबंधन की जीत की संभावना उसमें अधिक होती। माने जो टैक्टिकल वे से वोट कैलकुलेशंस के एनालिसिस से देखा जाता है तो और अगर वही चीज जो गैर दलीय हो गया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए केक वॉक हो गया। दोनों लड़ रहे हैं और दोनों का वोट परसेंटेज अलग अलग, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। हाँ, जिसका फायदा बीजेपी को स्पष्ट मिलना ही चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कैडर्स को संभाल नहीं सक पा रही है। हाँ। रीजन ये है, अब संजीव सिंह एक मजबूत दावेदार है, वहां संजीव अग्रवाल या संजीव कुमार को धनबाद में देने का टिकट क्या जरूरत था? बिल्कुल, और जबकि उनके पत्नी तो विधायक हैं संजीव। नहीं, प्लस उनका एक कोर वोटर्स है, उनकी एक अलग यूनियन है। हाँ। और प्रभावशाली यूनियन। बिल्कुल, एक वो चीज हो गया। अब गिरिडीह में जो इन्होंने टिकट दिया, महेश राम थे, नागेश्वर दास थे और कामेश्वर पासवान एक ऐसा आदमी था जो कि नगर परिषद का ये क्या बोलते हैं, जिला परिषद का उपाध्यक्ष रहा था। जिला पर प्लस उसका गांव घर वहां पर है। अब जो बेसिक कार्यकर्ता को छोड़ करके नए आगंतुकों को जहां जहां भाजपा ने टिकट दिया, अब जैसे गढ़वा को ले लीजिए, मैं अभी घोषणा नहीं हुई है लेकिन अभी मैं घोषणा कर दे रहा हूं कि गढ़वा की प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रह जाए तो भाजपा के लिए बहुत बड़ी बात होगी।
अच्छा, तीसरे नंबर पर भी अगर रह जाए, यानी मिसमैनेजमेंट हुआ, चीजों को समझ नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी। भाजपा जो है वो वहां पे जो मेरे को नजर आता है कि जहां जहां बेसिक कार्यकर्ता को टिकट मिलता है, हाँ, वहां वहां वो जीतती है। जैसे शोभा जी हैं, हाँ, ये बेसिक कार्यकर्ता है, हाँ, ये पूरे प्रदेश में कहीं भी चले जाएं, हाँ, ये प्रभावशाली होंगी, इनका पूरे राज्य में प्रभाव है। चले ठीक है, एक सेकंड सर रोक रहे हैं। धनबाद से एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद हम अख्तर अली साहब के पास जाएंगे। ये एक बड़ी जानकारी धनबाद नगर निगम चुनाव को लेकर आपको बता दें, लगातार सुबह से हम बता रहे हैं, सुबह से गिनती और तमाम अलग अलग जिलों का समीकरण बता रहे हैं। वार्ड संख्या 1 से डॉक्टर मधुबाला देवी की जीत हुई है। अब ये धनबाद की तस्वीरें हैं। अगर बात करें धनबाद नगर निगम चुनाव को लेकर, वार्ड नंबर 1 से जो परिणाम है वो सामने आ चुका है। सुबह से गिनती जारी है। सुबह से हम लगातार धनबाद के अलग अलग वार्ड की तस्वीरें दिखा रहे हैं। वार्ड संख्या 1 से डॉक्टर मधुबाला देवी की जीत तय हो गई, सुनिश्चित हो गई। आधिकारिक प्रमाण पत्र जो हैं उन्हें प्रशासन के द्वारा मिल गया है। अब उनके कंधों पर जिम्मेदारी होगी विकास करने को लेकर, विकास की रूपरेखा बनाने को लेकर और तमाम लोगों से समन्वय बनाकर आगे बढ़ने को लेकर। तो लोकल सरकार की बात हम लगातार कर रहे हैं। अब सिमडेगा से भी एक जुड़ी जानकारी हम आपको बता देते हैं। ये धनबाद की तस्वीरें हम दिखा रहे थे, अब सिमडेगा से भी एक बड़ी खबर आ रही है और शहर की सरकार को लेकर, स्थानीय सरकार को लेकर, क्योंकि लगातार जो है आधिकारिक प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। सिमडेगा नगर परिषद में विजयी वार्ड पार्षदों की भी घोषणा कर दी गई है और जो अब तक के रुझान सामने आए हैं वो टीवी स्क्रीन पर आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। वार्ड 1 से जोशपा की जीत तो तय हो गई है, उन्हें प्रमाण पत्र दिया गया। इसके अलावा वार्ड 2 से बात करें तो ज्योति मनकी की जीत तो हो चुका है, वहाँ पे भी तमाम जो समर्थक है वो उत्साह में है। वार्ड 3 से अगर बात करें तो गुरोती सोरंगे हैं जिनकी जीत तय हो गई। इसके अलावा वार्ड 4 से अगर बात करें तो रिस्मिला का नाम है जो चुनाव में जीत गए हैं। इसके अलावा अगर वार्ड 5 से बात करें तो कमला कुमारी का नाम है स्थानीय लोकल सरकार में और अब इनके कंधों पर जिम्मेदारी होगी अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने की। वार्ड संख्या 6 से सुनीता देवी का नाम जो है घोषणा कर दी गई है निर्वाचन आयोग की तरफ से। वार्ड 7 की बात करें तो वैजयंती माला का नाम है। ये तमाम वो नाम जो अब आगे बढ़ेंगे। चलिए वार्ड 8 से अगर बात करें तो कुलदीप किंडो का नाम है और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं इस पर। वार्ड 9 से राकेश लकड़ा का नाम और हमारे साथ 4 खास मेहमान जो जुड़े हैं, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। अख्तर अली साहब, देखिए हम अलग अलग जगहों की अलग अलग चीज़ों के बारे में बता रहे हैं, कहाँ पे चूक हुई तमाम पार्टियों की, और स्वामी जी बड़ा एक्सप्लेन करके भी बता रहे थे कि कहाँ कहाँ दिक्कतें हुई हैं। कांग्रेस पार्टी भी लगता है कि कहीं ना कहीं चूक गई है, क्योंकि कांग्रेस में हमने देखा जो चारों को आपके मंत्री हैं आपके कोटे से, वो लगातार ग्राउंड पे जा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे और वोटरों को साधने की कोशिश की। क्या परिणाम में वो चीज़ दिखता है? जी बिल्कुल दिखता है। जैसे आपके पास में जो अपडेट है हम भी अपडेट ले रहे हैं बाकी जगहों का। तो चास में हमारे कैंडिडेट जो जमील अख्तर है वो आगे चल रहे हैं, वहाँ से मानगो में हम आगे चल रहे हैं, डाल्टनगंज में आगे चल रहे हैं और रांची में जो हमें उम्मीद था, अपेक्षा था जिस तरह से आने का, जिन वार्डों का चुनाव मतलब गिनती हो चुकी, संपन्न हो चुकी है, जहाँ वहाँ पर फिर मेयर का काउंटिंग हो रहा है। तो इस स्थिति से जिन वार्डों का डिक्लेयर हुआ है अब तक, उसमें उन वार्डों पे अगर हम इतना कम मार्जिन से अगर हैं पीछे, तो लगता है जब हमारा क्षेत्र में जब आएगा वोटिंग, जिस तरफ कांग्रेस का लोगों का ज़्यादा रुझान रहता है, तो उम्मीद है कि इन कम आंकड़ों को, जैसे अभी दूसरे राउंड में अभी जो हुआ है उसमें 44,000 के आसपास में बीजेपी को है और 32,000 के करीब मुझे 4,500 के करीब जेएमएम को, रांची की बात कर रहा हूँ, 4,500 के करीब में जेएमएम को है। और जिन वार्डों में गिनती हुई है मेयर का, अपर बाजार का क्षेत्र है, धुरुआ का क्षेत्र है, कांके रोड का क्षेत्र है, ऐसी जगहों पे अगर हमें इतना अच्छा परिणाम मिला है, लगभग 30-32 हज़ार हमें वोट आ गई है, तो उम्मीद है कि शाम तक 6-7-8 बजे तक लगभग कुछ और पिक्चर क्लियर होगा
और बहुत ही अच्छा परिणाम। हमारे कई एक समर्थित उम्मीदवार इस बार जीत के आ रहे हैं। लगता है शायद हम 9 में से आधा कांग्रेस पार्टी इस बार जीत जाए। नहीं, रांची माना जाए कि हमें रांची तो 100% 200% हम लोग जीत अभी रहे भी हैं। बहुत लंबा डिफरेंस है, 12-14 हज़ार का डिफरेंस। लेकिन किस तरफ डिफरेंस है वो आपको देखना होगा। रातू रोड का क्षेत्र है, 31 नंबर खुला है, वहां से उन सब जगहों से हम अगर फिर भी अगर हम इतना कम, अपर बाजार का खुला है 20 नंबर वार्ड, वहां से लिया 19 नंबर का खुला है, 31 नंबर का खुला है, इन सब जगहों पे खुलने के बाद अगर हमारा मार्जिन जो है मात्र अगर 12,000 का है तो आप समझ सकते हैं आने वाला जिन क्षेत्रों में हमें उम्मीद है वहां से परिणाम बहुत ही अच्छा होगा। जहां से 1,20,000 हमारा जो वोटिंग है। इस चुनाव में ये कहा जा रहा था कि भाई बीजेपी ने जैसा उम्मीदवार खड़ा किया वो मुस्लिम समुदाय या फिर जो ईसाई कम्युनिटी हैं, जो इस तरह की कम्युनिटी कांग्रेस के पक्ष में चले जाएंगे, ये वजह है एक महत्वपूर्ण। जी, मुझसे पूछा है आपने। नहीं, देखिए रमा खलको के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वो एक विजनरी लेडी है। उन्होंने जब मेयर पद यहाँ संभाला था तो एक जो रोड मैप तैयार किया था, खस्ता हाल था, नगर निगम की कभी चुनाव नहीं हुई थी, गठबंधन की सरकार आई तो नगर निगम का चुनाव हुआ था 2008 में, मात्र 7 करोड़ का रेवेन्यू वाला था। सबसे पहले उन्होंने रेवेन्यू जनरेट कैसे हो, बढ़े कैसे, इस पर उन्होंने जोर दिया। और घर घर जो कचरा कलेक्ट कैसे हो, A to Z को लाना, आउटसोर्स के जरिए, मैन पावर नहीं था तो हम आउटसोर्सिंग के जरिए हम घर घर कचरा उठाएं। ये जो ड्रेनेज आप देखते हैं, ड्रेनेज 6,000 करोड़ रुपया जापान से लोन लेकर के उस वक्त UPA में हमारे कमलनाथ जी मंत्री थे, उनसे मिल करके बहुत सा ऐसा सिटी बस का परिचालन करवाना यहाँ पर। चलिए ठीक है अख्तर, चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका भी। और